Hello students, today we will discuss about the meaning of federalism and the key features of federalism. But before this, we will just recall our previous chapter, that was power sharing. And in the power sharing chapter, we have learned about two countries. One was Belgium and the other one was श्रीलंका. बेल्जियम में हमने क्या देखा था कि 1993 में बेल्जियम में मेजर चेंज देखने को मिला था. उस टाइम पे बेल्जियम जो कंट्री था उसने यूनिटरी फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग जो थी उसको छोड़ के, उससे शिफ्ट होके फेडरलिज्म फॉर्म को अडॉप्ट कर लिया था. उस टाइम पे उसने जो उसकी सेंट्रल अथॉरिटी थी उससे पावर्स को रिड्यूस करके उसको रीजनल गवर्नमेंट को प्रोवाइड कर दिया था. तो इससे क्या हुआ, जब रीजनल गवर्नमेंट को पास प्रोवाइड कर दी गई तो अब रीजनल गवर्नमेंट जो थी अब वो लॉन्ग टाइम तक के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंडेंट नहीं थी. ठीक है, बट ऑन द कॉन्ट्रास्ट टू श्रीलंका, अगर हम श्रीलंका की बात करें तो श्रीलंका जो था उसने वही यूनिटरी फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग को ही अपना के रखा. मेजॉरिटीनिज्म में वो बिलीव करता था. तो उस टाइम पे जो तमिल लीडर्स थे वो चाहते थे कि श्रीलंका को भी फेडरल सिस्टम अडॉप्ट कर लेना चाहिए, जबकि उसने ऐसा नहीं किया. अब आते हैं हम मीनिंग ऑफ फेडरलिज्म की तरफ. तो हमें क्या है कि उन जो दो कंट्रीज हैं उससे क्लियर हो रहा है कि मीनिंग ऑफ फेडरलिज्म जो है उसका मतलब है कि डिवीजन ऑफ पार्ट्स, कि पार्ट्स को डिवाइड कर देना. जैसे मीनिंग में लिखा है कि फेडरलिज्म इज अ सिस्टम ऑफ अ गवर्नमेंट इन विच पावर इज डिवाइडेड बिटवीन अ सेंट्रल अथॉरिटी एंड इट्स वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स. इसमें हमें क्लियर हो रहा है कि लिखा हुआ है कि फेडरलिज्म एक सिस्टम है जिसमें गवर्नमेंट पार्ट्स को सेंट्रल अथॉरिटी और उसकी जो वेरियस कंस्टिट्यूएंट यूनिट्स हैं, लाइक स्टेट हो गया, डिस्ट्रिक्ट लेवल हो गया, या फिर लोकल लेवल्स, म्यूनिसिपैलिटीज, पंचायत होगी, उसमें पार्ट्स को डिवाइड कर देती है. ठीक, द वेरियस कंस्टिट्यूएंट यूनिट्स एंड द सेंट्रल अथॉरिटी रन देयर एडमिनिस्ट्रेशन इंडिपेंडेंटली. ये जो वेरियस कंस्टिट्यूएंट यूनिट्स हैं और जो सेंटर है वो इंडिपेंडेंटली अपनी एडमिनिस्ट्रेशन को रन करते हैं एंड डू नॉट इंटरफेयर अननेसेसरली इन द अफेयर्स ऑफ वन अनदर. और एक दूसरे के काम में, एक दूसरे के वर्क में इंडिपेंडेंटली, उसमें अननेसेसरली इंटरफेयर भी नहीं करते. ठीक, तो उसके बाद ये तो था फेडरलिज्म का मीनिंग. ठीक है, अब यहाँ पे हम एक क्वेश्चन अराइज होता है कि वो ऐसे कौन से पार्ट्स हैं, कि ऐसे कौन से सेपरेट पार्ट्स हैं जो सेंट्रल अथॉरिटी और जो स्टेट अथॉरिटी है वो सेपरेटली एंजॉय करती हैं. ठीक है, वो कौन से अफेयर्स हैं. वैसे तो ये बहुत सारे पार्ट्स हैं, लेकिन हम जनरली एक एग्जांपल ले लेते हैं. जैसे आज कोविड-19 का इशू चल रहा है, तो जो हमारे पीएम हैं उन्होंने 22 मार्च को लॉकडाउन डिक्लेयर किया था. वो ऑल ओवर द कंट्री के लिए था. ठीक है ना, तो वो जो लॉकडाउन जब डिक्लेयर किया था उसमें किसी भी स्टेट ने उसके लिए इंटरफेयर नहीं किया, विच मीन्स कि वो सेंटर की सेपरेट अथॉरिटी थी. तो इसी तरीके से उसी टाइम पे जब ये लॉकडाउन डिक्लेयर किया गया तो पंजाब स्टेट की अगर हम एग्जांपल लें स्टेट लेवल के ऊपर पार की, तो जो पंजाब स्टेट थी उसके जो सीएम हैं जो हैं कैप्टन अमरिंदर, उन्होंने क्या किया था, उन्होंने पंजाब में कर्फ्यू लगवा दिया था. तो इस कर्फ्यू को जब उन्होंने इम्प्लीमेंट करवाया तो उस टाइम पे सेंट्रल अथॉरिटी जो थी उसने भी अननेसेसरली इंटरफेयर नहीं किया. तो इससे क्लियर होता है कि स्टेट लेवल जो है उसकी सेपरेट पार्ट्स होती हैं और सेंट्रल लेवल की कुछ मामलों में सेपरेट पार्ट्स होती हैं, तो जिसको वो इंडिपेंडेंटली एंजॉय कर पाते हैं. नेक्स्ट इज की फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म. सो की फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म में फर्स्ट है टू और मोर लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट. एज वी ऑलरेडी नो दैट नाउ कि हमारे जो गवर्नमेंट है उसमें 2 से ज़्यादा लेवल्स भी होते हैं जिसमें कि पार्ट्स को डिवाइड किया जाता है. ठीक है, तो इन पार्ट्स को जब इन लेवल्स में डिवाइड कर दिया जाता है तो इसमें क्या है कि ये जो लेवल्स हैं अब ये एक दूसरे के लिए आंसरेबल नहीं होते, बल्कि ये लोगों के लिए आंसरेबल होते हैं. सेंट्रल अथॉरिटी जो होती है वो एंटायर द कंट्री के लिए होती है और बाकी रीजन्स के लिए स्टेट अथॉरिटीज होती हैं. ठीक, सेकेंड पॉइंट आता है सेम सिटीजन बट सेपरेट जुरिस्डिक्शन. यहाँ पे जुरिस्डिक्शन का मीनिंग क्लियर कर दिया जाए. इसका मतलब है कि मेक ऑफिशियल डिसीजंस और जजमेंट्स. जैसे
ठीक है। 3 टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट होते हैं, जैसे लेजिस्लेशन हो गया, टैक्सेशन हो गया एंड एडमिनिस्ट्रेशन हो गया। तो इन तीनों ये जो टायर्स हैं या लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट है, इनकी अपने स्पेसिफिक मैटर्स में सेपरेट जुरिसडिक्शन होती है, ठीक है। और ये जो गवर्नमेंट है वो सेम सिटीजन्स को गवर्न करती है, ठीक। और जैसे हमें पता है कि लेजिस्लेशन वो लॉज बनाता है, तो उसको जब वो लॉज बनाता है उसके लिए उसकी अपनी ऑफिशियल जजमेंट्स या फिर डिसीजंस होंगे। ऐसे ही एडमिनिस्ट्रेशन जो कि कंट्री को चलाते हैं, उनकी ऑफिशियल जजमेंट्स और डिसीजन होते हैं। और फिर बात करें टैक्सेशन की, टैक्सेशन हमें पता है कि सेंट्रल लेवल, स्टेट लेवल और लोकल लेवल के ऊपर टैक्सेस को कलेक्ट किया जाता है, तो उसके लिए जो लॉज और जजमेंट्स बनती हैं वो भी सेपरेट जुरिसडिक्शन में आते हैं, ठीक। वो टैक्सेशन की सेपरेट जुरिसडिक्शन होगी। नेक्स्ट आता है सुपीरियरिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। सुपीरियरिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, जैसे कि हमने ये भी सेकंड पॉइंट में डिस्कस किया कि हर एक लेवल ऑफ गवर्नमेंट की सेपरेट जुरिसडिक्शन होती है, तो इस जुरिसडिक्शन को कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइन किया गया है, क्योंकि इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशन की सुपीरियरिटी है। कॉन्स्टिट्यूशन में जो लिखा गया है उसी अकॉर्डिंगली जो गवर्नमेंट है वो कंट्री को गवर्न करती है और अननेसेसरली इंटरफेयर भी एक दूसरे में नहीं करती, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में सब कुछ डिफाइन किया गया है, उसकी सुपीरियरिटी है। तो सेकंड वन इज, अब इसके बाद जो पॉइंट होता है वो है रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन। रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन क्या है कि हमारे जो फंडामेंटल प्रोविजंस हैं उसके अकॉर्डिंगली कॉन्स्टिट्यूशन रिजिड है, बिकॉज इसको इजीली चेंज नहीं किया जा सकता, ठीक। इसको इजीली चेंज नहीं किया जा सकता, ना ही एक सेंटर लेवल ना ही कोई भी स्टेट लेवल एक यूनिलेटरली चेंज इसमें कर पाता है। तो अगर इसमें अमेंडमेंट्स चाहिए तो उसके लिए स्टेट और सेंटर दोनों का ही कंसेंट जो है वो जरूरी हो जाता है। नेक्स्ट इज सुप्रीम अथॉरिटी ऑफ द कोर्ट्स। सुप्रीम अथॉरिटी ऑफ द कोर्ट्स का क्या मीनिंग हुआ यहाँ पे, हमें पता है हमारी कंट्री में सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स एंड लोकल कोर्ट्स हैं। तो ये कोर्ट्स जो है इनके पास सुप्रीम अथॉरिटी है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रेट कर सकें, ठीक। और फिर उसके बाद ये जो हमारा हाईएस्ट कोर्ट है वो कंट्री में एज एन अंपायर एक्ट करते हैं। जैसे कि गेम्स होते हैं, गेम्स में अंपायर होते हैं और उनका जो डिसीजन होता है वो फाइनल डिसीजन होता है। ऐसे ही जो सुप्रीम कोर्ट है वो जो डिस्प्यूट्स उसके अंडर आते हैं, लाइक स्टेट से सेंटर का डिस्प्यूट, दो स्टेट्स का डिस्प्यूट, ठीक है ना, तो इन सब के लिए सुप्रीम कोर्ट जो है वो जो डिसीजन देता है वो फाइनल डिसीजन होता है, तो वो एज एन अंपायर एक्ट करता है। उसके बाद आते हैं ड्यूअल ऑब्जेक्टिव्स। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके ड्यूअल ऑब्जेक्टिव्स हैं। वो दो ऑब्जेक्टिव्स कौन से हैं फेडरलिज्म के, वो हैं, फर्स्ट ऑब्जेक्टिव है कि कंट्री की यूनिटी को बना के रखना, ठीक, और उसको प्रमोट करना और एज वेल एज उसके लिए सेफ गार्ड का एक्ट करना, ठीक। एंड द सेकेंड वन इज अकोमोडेशन फॉर द रीजनल डाइवर्सिटीज। हमें पता है हमारी कंट्री में अलग अलग कल्चर, कास्ट, क्रीड के लोग रहते हैं, तो उनके लिए उनकी नीड के अकॉर्डिंगली अकोमोडेशन प्रोवाइड करना, ये भी इसका दूसरा ऑब्जेक्टिव है। सो आज हमने जो इसमें डिस्कस किया वो फेडरलिज्म के बारे में एंड द की फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म के बारे में डिस्कस किया। इसके बाद नेक्स्ट जो टॉपिक्स हैं उसके लिए न्यू वीडियोस आपके लिए लेके आते रहेंगे, उसमें हम आगे इस चैप्टर के बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।